अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज इस वीडियो में मैं आपको लेडी कैडेट कोर्स जो जिसकी रिसेंटली अभी वैकेंसीज़ आई हुई थी और मोस्ट ऑफ़ दी जो बंदों ने क्या वो उसमें अप्लाई करके इनिशियल टेस्ट भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि उस कोर्स के रिलेटेड। तो उस हिसाब से सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस मतलब आप इसको अप्लाई कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, आगे कुछ ऐसी फील्ड्स हैं कि जो आर्मी में आपको ऑफ़र की जाएंगी। मींस क्या होगा कि कुछ जो बंदों ने ग्रेजुएशन जिस फील्ड में की हुई होगी ना, उस हिसाब से उनको क्या होगा आगे जाके उनको ट्रेड जो है उसी हिसाब से वो दिए जाएंगे। इनिशियल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो मेडिकल टेस्ट एंड फिज़िकल टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, क्या है कि हम लोग देखेंगे कि लेडी कैडेट कोर्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली क्या है। उसमें जो सबसे पहले जो चीज़ आती है कि आपकी जो है मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि हम सबको पता है कि जो लॉन्ग कोर्स आता है वो एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट उनको वो भर्ती किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट के बाद वो अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये क्योंकि एज आ आपको डायरेक्ट कैप्टन वो लिया जाएगा, तो उसके लिए आपके आपके क्या है कि आपकी मिनिमम जो है वो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, मीन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और सेकंड चीज़ क्या आती है कि आपका अगर कोई सेमेस्टर वाइज कोई सिस्टम है, जैसे कि बीएस है, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, तो उसमें क्या आपका मिनिमम जो है 2.5 CGPA होना चाहिए। और अगर उसको उन्होंने मार्क्स में कन्वर्ट किया हुआ है तो वो बोल रहे हैं कि 62.5% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ दी हुई है कि 50% मार्क्स फॉर दी एनुअल सिस्टम। मीन जैसे कि कुछ एक वो आगे दी हुई है फील्ड, वो है लॉ वालों के लिए। तो क्योंकि उनका एनुअल सिस्टम होता है, तो उनके लिए क्या है कि वो बेसिकली उनके 50% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। तीसरी चीज़ दी हुई है कि आप जो हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, मीन आपकी शादी नहीं हुई हुई होनी चाहिए। और आगे क्या बोला हुआ है कि डोमिसाइल ऑफ पाकिस्तान, के आप जो है वो डोमिसाइल जो है वो आपका वो पाकिस्तान का बना हुआ हो। और जो मिनिमम जो रिक्वायर्ड है ना हाइट, वो क्या है 5 फीट है। अगर उसको सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 152.4 सेंटीमीटर वो बनती है। ये हो गया जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बेसिकली कि आप ऑलरेडी रिजेक्टेड स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे ISSB में हमें पता है कि 2 दफ़ा ही जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जो है वो जा सकता है। अगर तीसरी दफ़ा वो जाएगा तो वो बोलेंगे कि आप ऑलरेडी जो आपकी जो मींस वो क्या बोलते हैं उसको, तो वो आप उनको अवेल कर चुके हैं ऑलरेडी। मीन आपके पास जितने चांसेस थे आप उनको अवेल कर चुके हैं, तो अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि 3rd डिवीज़न इन एनी डिग्री, मींस कि आपकी 3rd डिवीज़न नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड वाले हैं वो जो हैं एलिजिबल होंगे। अगर कोई शादीशुदा है तो वो भी जो है इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि अगर पुलिस स्टेशन में अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप फिर भी वो इस जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपका डोमिसाइल भी पाकिस्तान का नहीं बना हुआ तो फिर भी आप क्या है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई फॉर पाक आर्मी, मींस अभी आपने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अभी तो हम ये तो खैर ऑलरेडी सब ने अप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि जो है वो 27 जून जो है लास्ट जो उसकी डेट थी, डेडलाइन थी। तो अभी तो जिन्होंने अप्लाई करना था वो तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताता चलूँ कि ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। वहाँ पे सारे का सारा जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे, आप अगर क्राइटेरिया के उनके क्राइटेरिया पे ऊपर उतर जाएंगे तो वो क्या होगा, उसके बाद आप जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, फिर आपको डेट और टाइम बताया जाएगा कि आपने इस दिन आके इस डेट को आके आपने टेस्ट देना है। और आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया होगा, जैसे कि कराची का है या इस्लामाबाद का है या लाहौर का है, तो उस हिसाब से आपको जो करीब तरीन पड़ता है आप उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। अभी है नेक्स्ट है ऑफर फील्ड, कि जो आगे
एक दफ़ा आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी तो उसके बाद आपको कौन कौन सी फील्ड्स में आपको रखा जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स, तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जिन्होंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ होगा या इस तरह के कुछ और सब्जेक्ट्स हैं उन्होंने वो किया होगा, तो आप उनको जाके वो इंजीनियर्स में जाके रखा जाएगा। आर्मी सर्विसेज कॉर्प्स है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स है। सिग्नल्स बेसिकली क्या है कि इसमें कम्युनिकेशन का ही होता है, तो इसमें बेसिकली आगे आता है कि जज एडवोकेट जनरल। तो इसमें जिन्होंने क्या किया होगा, लॉ किया हुआ होगा, तो लॉ के साथ उनका मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो इस फील्ड में जाएंगे। कॉर्प्स ऑफ ऑर्डिनेंस, इसमें जिन्होंने बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स किया हुआ होगा वो इस फील्ड में जाएंगे। कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बेसिकली इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई होगी या मैकेनिकल इंजीनियर्स जो होंगे वो इस फील्ड में जाएंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स। इसमें क्या होगा कि जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई होगी तो वो इस फील्ड में जाएंगे, मीन उनको एज आ ऑफिसर इस फील्ड में भर्ती किया जाएगा उनको, क्योंकि ये बेसिकली इनके करने का मकसद ये है कि जिस तरह के आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की हुई होगी, मीन ग्रेजुएटेड होंगे आप, और आपसे ज़्यादा कोई दूसरा बंदा उस फील्ड को ज़्यादा नहीं जान सकता। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो जैसे इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स है, यहाँ पे अगर लॉ वाले बंदे को लगा दें तो उसको समझ नहीं आएगी कि वो उसने क्या करना है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होंगे ना वो उनको इस फील्ड में रखा जाएगा ताकि उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में पढ़ा हुआ है, उनको नॉलेज भी है और उन्होंने मास्टर किया हुआ है, तो मास्टर तो फिर मास्टर होता है, तो इसलिए वो क्या है उनको इस फील्ड में रखा जाएगा। नीचे दिया हुआ है इंटर सर्विसेज, नीचे दिया हुआ है इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR में। ISPR में जिन्होंने IR में किया हुआ होगा, ग्रेजुएशन की हुई होगी, वो इस फील्ड में जाएंगे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ISPR वालों का क्या काम होता है कि वो मीडिया के साथ ही वो कनेक्ट होते हैं, आर्मी के जो स्पेशल होते हैं बंदे। तो इसके बाद आता है कि लेडी कैडेट कोर्स जो टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनिशियल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जब आपने फॉर्म फिल कर लिया उसके बाद आपको एक डेट दी जाती है कि आपने इस सेंटर में आके, जो सेंटर आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उस सेंटर में आके आपने इस डेट को, इस दिन को आपने आके टेस्ट देना है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें कोई हैंड रिटन टेस्ट नहीं होता, इसमें आपने कंप्यूटर के ऊपर ही टेस्ट देना होता है। और उसमें क्या होता है कि वर्बल जो है 84 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपने 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। नॉन वर्बल भी इसी तरह 68 क्वेश्चंस मींस MCQs टाइप होते हैं, तो उनको भी आपने 30 मिनट में सॉल्व करना होता है। फिर होता है एक एकेडमिक टेस्ट होता है जो कि 50 MCQs होते हैं। एकेडमिक टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जिस कोर्स में आपके रेलिवेंट कोर्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे। जैसे किसी ने BS कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो उसने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं तो उसके रेलिवेंट जो मींस 4 साल की डिग्री उसकी होगी, उसके रेलिवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो है ना वो उसके बारे में उनसे टेस्ट लिया जाएगा। जैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो सब का टाइम क्या है 30 मिनट है। 84 ना वर्बल होंगे, नॉन वर्बल 68 होंगे। और नेक्स्ट एक और चीज़, जब वर्बल टेस्ट होगा 84 मिनट्स क्वेश्चंस होंगे 30 मिनट में, तो ये 30 मिनट जो ही होंगे ना, तो आपने अगर 10 क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर 20 क्वेश्चंस किए हुए हैं या 30 किए हुए हैं, या आपने सारे के सारे कर लिए, तो जो ही 30 मिनट होंगे आपका वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो सेशन मीन एंड हो जाएगा। और उसके साथ ही आपको बता देगा कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर तो आप पास हो गए हैं मीन आपने वर्बल टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है, नेक्स्ट आपको वो बोलेगा कि आप जो है अगला पेपर मीन स्टार्ट करें जो नॉन वर्बल होगा। अगर आप उधर से ही फेल हो जाते हैं मीन आपको वो फिर आगे वो नेक्स्ट जो है वो नॉन वर्बल वाला सेक्शन आपको नहीं देगा, तो उधर से ही मीन आपको वो फेल हो गया और उधर से ही आपको वो उठा के मीन आपको भेज देंगे घर। अगर तो आपका क्लियर हो जाता है इसी तरह आप नॉन वर्बल में चले जाएंगे। अगर नॉन वर्बल 30 मिनट में आपने क्लियर कर लिया है तो आपको फिर एकेडमिक टेस्ट दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है बंदे का कि इसने क्लियर कर लिया या नहीं किया। जब पूरा टाइम होता है मीन 1.5 घंटा गुजर जाता है, उसके बाद वो आके देख लेते हैं कि आपका लिखा हुआ आ जाता है कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड या क्लियर, तो सक्सेसफुली पास जो भी आएगा तो उस हिसाब से आपको
वो फिर वो एंटर कर लेंगे कि आपका वो रिज़ल्ट नोट डाउन कर लेंगे कि इस बच्चे ने ये टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट है इसके लिए जो इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, मींस आपने जब इनिशियल टेस्ट देने जाना है तो उस दिन आपने क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। अगर आप ये चीज़ें साथ नहीं लेके जाएंगे तो आपको टेस्ट में बैठने नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या है कि फ़र्स्ट चीज़ जो दी हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ के आपके जो है डॉक्यूमेंट्स, अगर किसी ने BS या ग्रेजुएशन जो भी की हुई है तो उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आपने अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ के साथ वो वहाँ पे लेके जाने हैं। वो पहले आपके वो चीज़ें देखेंगे, फिर आपको वो टेस्ट में बैठने देंगे। नेक्स्ट है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए 6 अदद, फ्रंट एंड बैक, वहाँ पे वो अटेस्टेड होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वो होना चाहिए। आगे NOC फ्रॉम दी रेलिवेंट डिपार्टमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, मीन वो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट की नौकरी वो है वो कर रहे होते हैं, तो उनको अपने डिपार्टमेंट से फिर क्या है, अगर उन्होंने अप्लाई करना है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से NOC मीन परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं इस में जाके अप्लाई करने लगा हूँ। तो उस हिसाब से फिर वो ये है कि क्योंकि अगर यहाँ पे भी अगर उनको अभी नहीं दिखाएंगे तो वो बाद में जाके आपको मसला बनेगा कि आपको बाद में भी वो चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक गवर्नमेंट की जो है वो जॉब कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हमें पता है कि जब बहुत सारे बंदों ने किया है वो उनका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो गया और कुछ बेचारे रह भी गए होंगे, तो इस हिसाब से जिनका क्लियर हो गया तो उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट आई थिंक डेट इन्होंने दी है कोई 9 जुलाई है शायद। तो फ़िज़िकल टेस्ट उस दिन फ़िज़िकल टेस्ट होगा। बेसिकली इसमें क्या है कि 1.6 किलोमीटर, अगर इसको माइल में कन्वर्ट करें तो ये 1 माइल का डिस्टेंस बनता है। तो ये आपने 14 मिनट्स में आपने क्लियर करना है। टाइम जब आपको जब आप भागना स्टार्ट करेंगे उस वक्त क्या होगा कि वो टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और जो ही वो देखते हैं कि 14 मिनट पूरे हो गए तो उस हिसाब से वो एंड लाइन पे खड़े होते हैं। तो जो उन 14 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाएगा वो पास हो जाता है, मीन उसका फ़िज़िकल टेस्ट क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर जिन्होंने तो इनिशियल टेस्ट क्लियर कर लिया है तो वो क्या है कि वो अगर कुछ टाइम निकाल के क्या है इसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें, मीन रोज़ाना जो है ना इतनी जो है कम से कम जितना आपने भागना है उस हिसाब से आप रनिंग किया करें, ताकि आपके जो है वो स्टेमिना भी क्रिएट हो जाए और आपको कोई उस दिन वो मसला परेशानी ना हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि उस दिन करने से वो क्या पता फिर वो आपको वो सांस फूले, और अगर ना हो क्लियर तो फिर वो में भी आपके लिए वो इशू क्रिएट हो, और आप अगर वहीं पे फेल हो गए तो आपको वहीं से वो बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी वो उसी हिसाब से एज देखेंगे कि आप 28 ईयर्स के हैं। हाइट, ये जो मेन चीज़ है, हाइट क्या है आपकी 5 फीट मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम आप जितनी हो वो कोई नहीं होता, लेकिन मिनिमम आपकी 5 फीट होनी चाहिए। तो जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, इनिशियल टेस्ट क्लियर किया हुआ है, तो मैं अगर तो वो 5 फीट से मीन 4'10" के हैं या 4'11" के हैं तो वो ना ही जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैसे भी उनको वहाँ पे नहीं वो रखेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो मिनिमम आपकी 5 फीट हाइट होनी चाहिए। वेट है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। वेट बेसिकली क्या होता है कि ये हाइट के हिसाब से नोट किया जाता है। जैसे मैं अभी इस एक दफ़ा ये सारा कुछ क्लियर कर लूँ तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर कोई है ना जिसकी हाइट है 5 फीट 1 इंच या 2 इंच है, तो उसका वेट है अगर मैं बोलूँगी 45 या 50 kg है, तो उस हिसाब से वो एक वो नंबर निकाल के देता है। तो वो नंबर 18.5 या 19.5 से लेकर वो मैं अभी जाके उस पर देखता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल रेंज होती है। तो अगर वो नॉर्मल रेंज में आप आ रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो आपको कोई मसला नहीं है। अगर आप उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो मे भी आपको वो ओवर वेट कर दें, या वेट कम की वजह से वो आपको फिर वो मसला परेशानी हो। अगर तो थोड़ा बहुत ओवर वेट का मसला आ रहा है तो आपको दोबारा बोलेंगे कि आपने दोबारा मेडिकल टेस्ट देने आना है। मे भी आपको 1 वीक या 2 वीक का टाइम दे दें, तो फिर आपको वही रनिंग करना पड़ेगी। रनिंग करो, वेट लॉस करो, तो उस हिसाब से क्या वो फिर आपको वो बात की बातें होंगी। मीन्स ये है कि अगर आप
आपको मैं फिर भी वो कैलकुलेटर बता देता हूँ, गूगल पे पड़ा हुआ होगा। तो वहाँ पे जाके आप अपनी हाइट और अपनी एज एंटर करके आपको पता चल जाएगा कि आपकी किस रेंज में आप वो है आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्या है, आई साइट। आई साइट क्या है कि आपकी नज़र है बिल्कुल वो एक्यूरेट होनी चाहिए, 6/6 उसको बोलते हैं, कि मीन आपको ग्लासेस नहीं लगे हुए होने चाहिए या आपको वो नज़र वीक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा होता है एक और टेस्ट होता है, इसके लिए आपको वहीं पे आप जाएंगे ना तो वो आपको छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स, एक दफ़ा बड़े वर्ड्स पढ़ाएंगे दूर से खड़े करा के, और फिर छोटे बारीक वाले वर्ड्स भी बोलेंगे कि आप एक आंख बंद करके पढ़ें, फिर दूसरी आंख बंद करके पढ़ें। तो उस हिसाब से क्या है कि वो चेक कर लेंगे कि आपकी नज़र कितनी है, और वैसे भी उनके पास मशीन्स भी होती हैं तो उसके थ्रू भी वो आपको चेक कर लेंगे। आगे है हार्ट बीट शुड बी नॉर्मल, मीन वो आपका वो हार्ट बीट भी चेक करेंगे, वो आपकी जो है नॉर्मल होनी चाहिए। हार्ट बीट ये नहीं है कि किसी का दिल जो है तेज़ धड़कता हो या स्लो धड़कता हो या कभी स्लो हो, इस तरह वो नॉर्मली ज़्यादातर बंदों का यही होता है। अगर जो मेरे ख्याल में जो फिज़िकल टेस्ट क्लियर कर लेगा ना तो उसकी हार्ट बीट वो नॉर्मली होगी, इतना उसका इशू नहीं होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ आती है कि फ़्लैट फीट। बेसिकली क्या होता है कि कुछ के पाँव क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल मीन सीधे होते हैं। जैसा कि अगर आप लेफ़्ट या राइट, अगर आप राइट पाँव को देखें ना तो ऐसे ना नीचे से वो कर्व बनी हुई होती है, तो ये कर्व जो है ये होनी चाहिए। अगर जिसकी कर्व नहीं है ना, मीन बिल्कुल फ्लैट है ना, वो उसको भी वो नहीं रखेंगे। आगे वेंस का इशू आ जाता है कि कुछ की क्या होती है कि वेंस जो है वो फूली हुई होती हैं, मीन सामने नज़र आ रही होती हैं, तो उनके लिए भी वो मसला बन सकता है। एल्बो एंगल्स आ सकते हैं कि वो ऐसे बाजू आपके सीधे करके देखेंगे कि एल्बो का एंगल सीधा है, मीन कोई टेढ़ी तो नहीं है। ऐसे कुछ की होती हैं वो बेचारे वीक होते हैं या कुछ का वो मीन्स ये बंदे के पास की बात नहीं होती। ये क्या होता है कि ये शुरू से ही बंदे के वो आ रही होती हैं। नी नॉकिंग होती है कि वो ऐसे आपके वो नीज़ को ऐसे वो बोलेंगे कि आपने अपने टखनों को नीचे से जोड़ना है पाँव से और खड़े हो जाना है सीधे। और क्या होता है अगर आपकी नी जो आप आपस में जोड़ रही हैं ना, दोनों नीज़ अगर आपकी आपस में जोड़ी हैं तो वो भी मसला बन सकता है। वो क्या बोलते हैं कि उसमें थोड़ा सा गैप, बिल्कुल ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जोड़नी भी नहीं चाहिए, मीन नॉर्मल होना चाहिए। तो फिर जो है वो आपके लिए वो बेस्ट होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी का इस तरह का आप, इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर किसी को मसला है कि जैसे नी नॉकिंग है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ की होती हैं वो नीज़ आपस में जोड़ रही होती हैं, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि वो जब रात को या आराम करें या रेस्ट करें तो वो इन जो अपनी नीज़ के बीच में ना वो तकिया या इस तरह की कोई वो चीज़ रख कर सोएं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता उनके वो क्या है गैप आना स्टार्ट हो जाए। तो यही था आज का वो। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है इनिशियल इंटरव्यू। तो जिसका तो इनिशियल टेस्ट, उसके बाद फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना, तो एंड पे जाके क्या होता है बेसिकली कि सब कुछ टेस्ट होने के बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होता है कि ISSB में भी जाने से पहले ना आपका वो क्या होगा, इनिशियल इंटरव्यू में बेसिकली क्या होता है कि उसमें 3-4 ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं कि मे बी वो ब्रिगेडियर रैंक, कर्नल, इस तरह के वो रैंक के होंगे। तो उनका क्या होगा, उनमें से एक क्या होती है साइकेट्रिस्ट होती है, और बाकी जो है वो सारे मीन्स आपसे, आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना तो मे बी आपका 10 से 15 मिनट, या ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। उस हिसाब से वो आपको बार बार क्या है वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि वो जनरल नॉलेज के ही क्वेश्चंस करते हैं, मे बी आपकी स्टडी के रेलिवेंट हो, आपसे कोई अपनी जो है लाइफ के बारे में पूछेंगे। उसमें बेसिकली वो यही बंदे की नेचर चेक कर रहे होते हैं, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे होते हैं, और यही एक साइकाइट्रिस्ट होती है, वो भी बंदे को, जो साइकाइट्रिस्ट सारी बात है वो बंदे को जज कर लेते हैं कि किस हिसाब से वो कैसा बंदा है, किस तरह का है, तो वो भी साथ बैठी हुई आपको वो जज कर रही होती है। तो अगर तो आपका वो इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको उसी दिन ही आपको वो बता देंगे कि आपको जो है आगे ISSB के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। उसी दिन आपको वो फॉर्म वगैरह भी दे देंगे, देते तो उसी दिन है, अभी में भी वो चेंज ना हो गया, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि वो लॉन्ग कोर्स में तो यही होता था कि वो उसी दिन आपको बता देते हैं कि आप ये फॉर्म ले लें, आप अपने ISSB के फॉर्म फिल करें और आप उसको आगे नेक्स्ट जो है वो हमें सबमिट करवा दें। तो आगे का जो सीन है वो ISSB वाला,
मैंने अभी तक जो, क्योंकि अभी तक यही चीज़ें चल रही हैं, तो मैंने अभी वाली जो चीज़ें इनिशियल इंटरव्यू तक ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो, परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी जब ये है कि अभी ये इनिशियल इंटरव्यू तक आपकी जो है सरदर्दी होनी चाहिए। अभी SSB तक आने आने वो महीना 2 महीने वो उस टाइम लग जाता है। तो उस पे मैं एक अलग से जो है वीडियो बना दूंगा कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं, और आपने वहाँ पे जाकर क्या करना है, वहाँ पे पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, और एंड पे जाके क्या होता है, इंटरव्यू होता है। वो सारी चीज़ें फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।